बड़ा बिजनेस कभी एक छोटी सी आइडिया से शुरू हुआ था। एक आइडिया जो किसी समस्या का हल बना और फिर एक स्टार्टअप बन गया। नमस्कार, मैं हूं अंजलि सिंह, आप देख रहे हैं लेट्स स्टार्ट दी स्टार्टअप शो। हमारे इस शो में हम आपको बताएंगे स्टार्टअप वर्ल्ड की बड़ी खबरें, नए आइडियाज, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप की इंस्पायरिंग स्टोरीज। साथ ही हम बात करेंगे उन पॉलिसीज की जो भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो और सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ बड़ी स्टार्टअप न्यूज पर। देखिए, ओला इलेक्ट्रिक ने क्वालिफाइड इंडस्ट्रियल प्लेसमेंट लॉन्च किया है और शेयर का फ्लोर प्राइस 37.74 तय किया गया है। कंपनी इसके जरिए संस्थागत निवेशकों से पूंजी जुटाना चाहती है। वहीं ओला इलेक्ट्रिक करीब 500 करोड़ से लेकर 1500 करोड़ तक जुटाने की योजना पर काम कर रही है। वहीं अमेजॉन नाउ ने अपने प्लेटफॉर्म पर गूगल मैप्स एपीआईज की जगह भारत की मैपिंग कंपनी मैप माई इंडिया के मैपल्स एपीआईज और एसकेडीज का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। जो इसकी शुरुआत है वो बेंगलोर से हुई है और इसे दूसरे शहरों में भी एक्सपेंड किया जा रहा है। कंपनी का मानना है कि इंडियन एड्रेसेस और लास्ट माइल डिलीवरी के लिए मैप माई इंडिया की टेक्नोलॉजी ज्यादा सटीक और स्थानीय जरूरतों के अनुसार बेहतर है। वहीं ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म ईज माई ट्रिप फाइनेंशियल ईयर 26 में घाटे में पहुंच गया है। पिछले वित्त वर्ष में कंपनी ने 108 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया था, जबकि फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू 9% घटकर 536 करोड़ रह गया। कंपनी ने बताया कि ट्रैवल इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन और कुछ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स का असर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर भी पड़ा है। एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ट्रैवल टेक सेक्टर में अब ग्रोथ के साथ प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखना बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। वहीं जोमेटो ने हेल्दी सब्सक्रिप्शंस नाम का फीचर लॉन्च किया है। इसके जरिए यूजर्स 15 दिन पहले तक अपने मील्स प्लान और स्केड्यूल जो है वो कर सकते हैं। ये सुविधा खासतौर पर फिटनेस, डाइट मैनेजमेंट और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को ध्यान में रखकर शुरू की गई है। कंपनी का लक्ष्य है कि फूड डिलीवरी को सिर्फ कन्वीनियंस नहीं बल्कि हेल्थ फोकस सर्विस के रूप में विकसित करना। वहीं भारत पे ने येस बैंक के साथ मिलकर भारत पे फ्लैक्स लॉन्च किया है। ये क्रेडिट ऑन यूपीआई सुविधा है जिसके तहत ग्राहक अपने बैंक खाते से पैसा कटने के बजाय एक प्री अप्रूव्ड क्रेडिट लाइन के जरिए यूपीआई भुगतान कर सकेंगे। इस सेवा में ग्राहकों को 45 दिन तक का ब्याज मुक्त भुगतान अवधि जो है वो इसमें मिलेगी। साथ ही जरूरत के अनुसार ही खर्च को ईएमआई में भी इसमें बदला जा सकता है। तो देखिए, ये थी आज की स्टार्टअप वर्ल्ड की कुछ अहम खबरें। अब बढ़ते हैं शो के अगले सेगमेंट एक स्टार्टअप एक कहानी की ओर। आज हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं अतुल राय, को फाउंडर एंड सीईओ स्टैक्यू टेक्नोलॉजीज, और इन्होंने एआई और वीडियो एनालिटिक्स की मदद से सिक्योरिटी, सर्विलांस और स्मार्ट गवर्नेंस के क्षेत्र में एक मजबूत मेड इन इंडिया टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म तैयार किया है। अतुल, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू अंजलि फॉर इनवाइटिंग। आप लोगों ने हमें बुलाया। थैंक यू वेरी मच फॉर अमर उजाला एंड अंजलि टू यू एज वेल। जी, सबसे पहले तो अतुल, स्टैक्यू की जो शुरुआत है वो कैसे हुई, कब हुई थी और कितने लोगों ने मिलकर इसे स्टार्ट किया? स्टैक्यू की शुरुआत 2010 में हुई, 2015 में हुई। हम 3 फाउंडर्स थे और हमारा जो मेन उद्देश्य था वो था कि हम वीडियो डेटा पे एआई करें। और आप जितनी एआई कंपनीज आप आज के टाइम में देखती हैं या जो फेमस हैं वो सारी लिंग्विस्टिक एआई पे काम करती हैं, जैसे एलएलएम जिसको बोलते हो, लैंग्वेज मॉडल्स। बट हमारा शुरू जब हमने स्टार्ट किया, हमारा टारगेट था वीडियो डेटा या जो विजुअल डेटा होता है। तो डेटा 3 प्रकार के होते हैं, इमेज होता है, टेक्स्ट होता है और ऑडियो होता है। ज़्यादातर एआई कंपनीज टेक्स्ट पे काम करती हैं, अभी कुछ कंपनियां ऑडियो पे भी काम कर रही हैं। हमारा जो प्रोडक्ट था जार्विस, वो वीडियो के लिए बनाया गया था कि जो सीसीटीवी से जनरेट होने वाली वीडियोस हैं उनको कैसे हम एआई से एम्पावर करें, कैसे उनको हम इंटेलिजेंट बनाएं कि अगर किसी को बैठ के ना देखना पड़े। जैसे कोई कैमरे के सामने लड़ाई कर रहा है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम अलर्ट जनरेट कर दे कि लोग लड़ रहे हैं। तो वो जो ह्यूमन इंटरफेरेंस था वो खत्म करना और एआई को एक एक्टिव मॉनिटरिंग की तरफ ले आना वाज आवर टारगेट। बिल्कुल। जार्विस की जब शुरुआत हुई तो अभी अगर मैं बात करूं जार्विस की, तो ये बाकी ट्रेडिशनल सीसीटीवी मॉनिटरिंग से किस तरीके से अलग है? तो बेसिकली ट्रेडिशनल सीसीटीवी कैमराज आर वेरी डम डिवाइस। मतलब अगर उसको कोई बैठ के देख रहा हो तो उसके सामने क्या हो रहा है, कुछ भी हो जाए आपको वापस आके फीड देखना पड़ता है।
हमने क्या किया कि जो कैमरे ऑलरेडी लगे हुए थे तो उन कैमरा के ऊपर हमारा जो जारविस एज अ सॉफ्टवेयर जाता है, मतलब आपको कोई नया हार्डवेयर खरीदने की जरूरत नहीं है। जो कैमरा ऑलरेडी लगा हुआ है उस कैमरा को हमारे सॉफ्टवेयर में उसकी फीड डालिए, मतलब आप उसके आईपी एड्रेस को हमारे सॉफ्टवेयर में कॉपी कर लीजिए और उसके बाद जो भी रूल आपने डिफाइन किया, फॉर एग्जांपल आपको जानना है कि अतुल ऑफिस जब आए तो आपको अलर्ट आ जाए, तो आपको अलर्ट आ जाएगा। या आपको लगता है कि कैमरे के सामने आग लग गई तो अलर्ट आ जाए, या आपको लगता है कैमरे के सामने कोई हेल्प मांग रहा है, चिल्ला रहा है, उसमें माइक लगा है कैमरे में, तो वो एआई आइडेंटिफाई करके आपको अलर्ट दे दे। तो हमने इस तरीके से जो कैमरा भारत में पहले से लगे हुए हैं या कहीं भी लगे हुए, भारत हमारा सबसे मेन मार्केट है, दो वी आर ऑल्सो इन मिडिल ईस्ट, तो उन कैमरा को हमने इंटेलिजेंट बनाया, स्मार्ट बनाया यूजिंग एआई, और वो वही हमारी इनोवेशन है सबसे प्रमुख। और हम बेसिकली बोलना ये चाहते हैं कि कैमरा शुड नॉट बी अ डम डिवाइस, इट इज अ पावरफुल डेटा। ये सबसे पावरफुल डेटा होता है, इस डेटा के अंदर बहुत इंफॉर्मेशन होती है, पर सबसे डम तरीके से मैं बोलूँ तो कैमरा का डेटा ही यूज किया जाता है। तो उसी चीज़ को हम बदल रहे हैं, उसी चीज़ को हम रिवोल्यूशनाइज कर रहे हैं यूजिंग आवर टेक्नोलॉजी। बिल्कुल, आप गवर्नमेंट के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, कोलैबोरेशन आपका जो है वो हो रहा है, तो अब कितने ऐसे स्टेट्स हैं उनके साथ अभी आपने कोलैबोरेट किया हुआ है? हम लोग भारत में 11 स्टेट पुलिस फोर्सेस के साथ काम कर रहे हैं, हम दोनों इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ काम करते हैं। हमारा मेन उद्देश्य यही है कि हम जो सिक्योरिटी है और लॉ एंड ऑर्डर है उसको कैसे और पावरफुल बनाएं भारतीय जनता के लिए। क्योंकि अगर भारत की बात करें तो हमारे यहाँ जो आईपीसी क्राइम्स हैं, बीएनएस क्राइम्स जिसको आप बोलते हैं, वो करीब करीब हर घंटे अराउंड 300 बीएनएस क्राइम्स होते हैं, और करीब करीब 100 फिजिकल क्राइम्स होते हैं जिसमें मर्डर्स या किसी को घायल करने जैसी क्राइम्स होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमारे 70% क्रिमिनल्स रिपीटेटिव होते हैं, वो क्राइम करते हैं, जेल जाते हैं, बाहर आते हैं, फिर क्राइम करते हैं। तो ऐसे क्रिमिनल्स अगर क्राइम करें तो उनको री आइडेंटिफाई किया जा सके। तो इस प्रकार से हम अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। उत्तर प्रदेश अभी फॉर एग्जांपल यक्ष नाम से हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, पंजाब इसको पाया जाता है। तो जारविस के अलग अलग वेरिएंट आप बोलोगे तो अलग अलग स्टेट यूज़ करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए, क्राइम मॉनिटरिंग के लिए राजस्थान इसको अभेद बोलता है, ऑन देयर स्मार्ट सिटी के सारे कैमरे को उसमें पास किया जाता है मॉनिटरिंग के लिए। तो इस प्रकार से हम अलग अलग स्टेट पुलिस फोर्सेस के साथ काम कर रहे हैं, जहाँ हमारे क्रिमिनल्स टारगेट होते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना, उनको पकड़ना। तो ये हमारा सॉफ्टवेयर लॉ इन्फोर्समेंट में वहाँ काम करता है। पर हम सिर्फ सिक्योरिटी में ही नहीं है, हम प्राइवेट कंपनीज़ के साथ भी काम करते हैं। हमारा 100+ इंटरप्राइज कस्टमर के साथ पार्टनरशिप है। वो लोग सिक्योरिटी से ज़्यादा इसका इस्तेमाल करते हैं। उनको ये जानना होता है कि उनकी दुकान में कितने लोग आए, किस समय ज़्यादा लोग आते हैं, कौन सा प्रोडक्ट वो ट्राई कर रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट नहीं ट्राई कर रहे हैं। तो इस तरीके से उनको इंसाइट्स मिलती है अपने शॉप की, जो आज के डेट में उनको नहीं मिलती। तो हमने कैमरा को एक तरीके से एक तरफ सिक्योरिटी हेड बना रखा है, तो दूसरी तरफ उनको हमने उनका इंसाइट्स क्रिएट करने वाला एक एनालिटिक्स इंजन भी बना रखा है। तो वो जो कैमरा आज तक बस एक डम डिवाइस की तरह पड़ा हुआ था, आज के ज़माने में वो कैमरा उनके लिए एक स्मार्ट मॉनिटरिंग टूल बन चुका है। बिल्कुल। इंडिया में हम देखते हैं कि करोड़ों सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन एक्शनेबल इंटेलिजेंस अभी भी लिमिटेड है। सबसे बड़ी कमी आप कहाँ देखते हैं? तो भारत में अगर आप देखेंगे तो 5% से कम ही ऐसे कैमरा हैं। बेसिकली जो फैक्चुअल डेटा है वो 3% है। 3% डेटा ही ऐसा है जिस पे एआई की कोई मॉनिटरिंग होती है। 97% कैमरा जो भारत में लगे हुए हैं वो एक डम डेटा क्रिएट कर रहे हैं। कुछ हो जाता है तो कोई पोस्टमार्टम एनालिसिस के लिए करता है, उसको यूज करता है। हमारा बेसिकली मेन उद्देश्य है कि इन कैमरा को पोस्टमार्टम डिवाइस बनाने के बजाय एक एक्टिव मॉनिटरिंग टूल बनाया जाए। चाहे कहीं पे भगदड़ हो जाए, क्राउड बढ़ जाए, कोई क्रिमिनल दिख जाए, या कहीं मारपीट हो जाए, कहीं इनसाइट जनरेट करनी है फुटफॉल से रिलेटेड, या और भी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, तो उसको हम कैमरा से मॉनिटर कर पाएँ। जो ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमारा 3% पेनिट्रेशन ही अभी तक एआई में कैमरे में है। दूसरा ये है कि आज के टाइम में आपने सही बताया कि करोड़ों कैमरा लगे हुए हैं और 20% कैमरा हर साल 20% CAGR के साथ इंक्रीज हो रहा है भारत में, राइट। पर उनकी मॉनिटरिंग भी बहुत फिजिकल है। 80 कैमरा को एक आदमी मॉनिटर करता है अगर आज की रेशियो हम निकालें तो, जो कि इम्पॉसिबल है। हम आप स्क्रीन पे बात कर रहे हैं, जो हमें देखेगा भी दर्शक आगे, तो शायद वो 3 सेकेंड, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड के लिए हमें देखता है, फिर उसका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो 80 कैमरा को एक आदमी मॉनिटर करके कुछ बहुत पावरफुल नहीं कर पाता, वो पूरा का पूरा टाइम बर्बाद होता है और वो मॉनिटरिंग भी एक्टिव नहीं हो पाती। इसी चीज़ को हम जारविस के माध्यम से बदल रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन अतुल, जब एआई पब्लिक सेफ्टी और सर्विलांस में इस्तेमाल होता ही है, तब प्रिवेसी और सिक्योरिटी के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाता है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण है प्रिवेसी में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आप कोई भी ऐसी पर्सनल एट्रीब्यूट ना आइडेंटिफाई करें जिससे आपको किसी की निजता भंग कर पाए, राइट। जैसे अभी आप देखें
दिल्ली मेट्रो में कभी खबर आई थी गाजियाबाद में कि दो कपल थे और उनको कोई मैनुअली मॉनिटर कर रहा था, वो आपस में किस कर रहे थे, फिर उन्होंने फीड उठा के किसी साइट पे डाल दी। तो ऐसी घटना एआई बचाता है, क्योंकि एआई फिजिकल नहीं है। हम जब एआई होता है वो एक तरीके की टेक्नोलॉजी है, वो किसी पर्टिकुलर इवेंट से इवोक नहीं होता है जो एक ह्यूमन हो सकता है। उसको डाउनलोड कर लेगा, उसकी वीडियो बना लेगा। तो एआई एक्चुअली आपकी निजता भंग नहीं कर रहा है, एआई आपकी निजता बचा रहा है, क्योंकि कोई वहाँ इंसान बैठ के उन सारी एक्टिविटीज़ को नहीं देख रहा है। तो ऐसे कोई भी आपकी कई बार मेट्रो में जा रहे हैं, आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, उनको कोई लगा मॉनिटर करने, मैनुअली जूम कर रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग बना रहा है, ये इंसान कर सकता है, एआई नहीं करेगा। एआई के प्रति ये जो चीज़ है कि वो निजता भंग करता है, एक्चुअली इसका उल्टा है, ह्यूमन ज़्यादा निजता भंग करता है। तो इस चीज़ को एआई बहुत, क्योंकि एआई इज अ लॉजिकल थिंग, इसको लड़ाई पे ही अलर्ट हो देना तो लड़ाई पे ही देगा, वो उन चीज़ों पे नहीं देगा जिन पे आपने नहीं उसको उस पर रूल सेट किया है। तो इसलिए एआई उल्टा है कि एआई एक्चुअली आपकी प्राइवेसी मेंटेन कर रहा है, क्योंकि आप इंसान को हटा रहे हैं बीच में से। बात आती है कि अगर गलत अलर्ट आए, तो हमारा कोई भी अलर्ट ऐसा नहीं है कि उस पर ऑटोमेटिक कोई डिसीजन होता है। जो भी अलर्ट होता है वो पहले एक ह्यूमन मॉनिटर करता है, उसके बाद उस पर कोई एक्शन लिया जाता है। तो इसलिए एक तरीके से आप सेफ्टी भी, ह्यूमन इन द लूप भी रखे हुए हैं, बट वो ह्यूमन इन द लूप बस अलर्ट पे जाके देख रहा है, ना कि सारी की सारी वीडियो बैठ के कोई किसी को कॉफी शॉप में देख रहा है या कोई किसी को मेट्रो में देख रहा है और उसके बेसिस पे उसके इमोशंस उसको चेंज कर रहे हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा है या उसकी गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो ये एआई का जो एक मिसकॉन्सेप्शन है, ये इसमें काफ़ी तरीके से सॉल्व होता है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इसको मॉनिटर कर रहा है, रूल डिफाइन है, वो रूल होंगे तो अलर्ट आएगा, नहीं तो अदरवाइज कोई ज़रूरत नहीं है आपको किसी के घर की, किसी की बिल्डिंग की या किसी मेट्रो जैसे स्पेस की वीडियो फीड देखने की। बिल्कुल। 11 स्टेट्स की पुलिस के साथ में आपने काम किया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ काम करते हुए सबसे आपको बड़ा ऑपरेशनल जो चैलेंज है वो क्या दिखा? ऑपरेशनल चैलेंज जो है कई सारे हैं। जब सबसे पहले हमने शुरुआत करी इस चीज़ की, भारत में क्या है कि भारत को एक ऐसा मार्केट देखा जाता है जिसको कंज्यूमर सेंट्रिक मार्केट समझा जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे दूध बेचना आसान है, ई कॉमर्स बनाना आसान है, या इंश्योरेंस कंपनी खोलना आसान है, पर एक टेक कंपनी बनाना इंडिया में बहुत कठिन काम है, क्योंकि हम पूरी दुनिया को एक कंज्यूमर सेंट्रिक नज़रों से हमें देखा जाता है, भारत की मार्केट को। ठीक है, तो जब हमने टेक के लिए हमने जब पिच करना शुरू किया तो बहुत स्केप्टिज्म था, लोग भरोसा नहीं कर पा रहे थे कि एआई से ऐसा हो सकता है। तो हमें बहुत सारे पायलट्स करने पड़े, मैंने गवर्नमेंट के साथ भी करना पड़े। हमने पंजाब पुलिस के साथ शुरुआत करी तो हमें 3 महीने का पायलट, यूपी गवर्नमेंट के साथ 3 महीने का पायलट, और बहुत सारी जगहों पे लो कॉस्ट पे काम करके शुरू करना पड़ा, जिससे कि हम ये प्रूफ कर पाएँ कि इस टाइप की टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है और ये बहुत सारी चीज़ों को सॉल्व कर सकती है। तो ये शुरुआती दौर की समस्याएं थी। फिर उस ज़माने में हम पायलट कर करके वो ट्रस्ट बिल्ड किए। उसके बाद ये हुआ कि जैसे पंजाब पुलिस ने इस्तेमाल किया तो उसने यूपी को रिकमेंड किया, यूपी ने बिहार को रिकमेंड किया, बिहार ने हरियाणा को किया। इस प्रकार से अलग अलग स्टेट्स ने रिकमेंडेशन के बेसिस पे पहुंचे और हम उस प्रकार अपना प्रोडक्ट भी बिल्ड करते गए कि इंडिया की जो रिक्वायरमेंट थी हमने वो सॉफ्टवेयर बनाया। तो हालांकि वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बोलेंगे आप था कि हमें मेहनत करनी पड़ी, कस्टमर के साथ मिल के प्रोडक्ट बनाना पड़ा, पर वो प्रोडक्ट आज के टाइम में देश के लिए रेलिवेंट है। चाहे वो प्राइवेट कंपनीज हों, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसीज हों, हम दोनों के लिए इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। एक तरफ हमने 32,000 से ज़्यादा क्रिमिनल आइडेंटिफाई किए हैं, 16 से ज़्यादा टेररिस्ट मॉड्यूल बस्ट किए हैं, सबकी बहुत फेमस टेरर ब्लास्ट हो, चाहे उनका इन्वेस्टिगेशन हो, हमारी टेक्नोलॉजी से सॉल्व किया गया है। और या दूसरी साइड में आप जाएं जहां पे हम एंटरप्राइज कस्टमर के साथ काम कर रहे हैं, उनके लिए इनसाइट्स जनरेट कर रहे हैं। जैसे आप बात करेंगे रेमंड की या मेट्रो ब्रांड की, या ऐसे बड़े कस्टमर जिनको इनसाइट्स जनरेट करने हैं कि भाई कितने लोग आ रहे हैं हमारे स्टोर में, किस जगह पे फुटफॉल ज़्यादा है, किस टाइम लोग ज़्यादा आते हैं, किस प्रोडक्ट को ज़्यादा ट्राई करते हैं, वहाँ विदाउट एनी प्रिवेसी वो आप सिर्फ फुटफॉल ये सारी चीज़ों को मिस करते हैं। तो जब तक आप उसको पता नहीं होगा तब तक आप अच्छा मार्केटिंग डिसीजन नहीं ले सकते। तो वो इनसाइट्स भी हम प्राइवेट कंपनीज के लिए जनरेट कर रहे हैं। तो इन सब करने में आपको शुरू में तकलीफ हुई, लेकिन उसके बाद जब कस्टमर आते गए तो हम रिकमेंडेशन या आप बोलो कि रेफरेंसेस से हम ग्रो होते गए। बिल्कुल। अतुल, स्टैक्यू का रेवेन्यू मॉडल जो है वो किस तरीके से काम करता है और स्टेबिलिटी को आप किस तरीके से देखते हैं? तो स्टैक्यू का जो रेवेन्यू मॉडल है वो पर कैमरा बेसिस है। आप जो जितने कैमरे पे एआई लगाते हैं उस कैमरे को पर मंथ बेसिस पे भी आप पे कर सकते हैं, फिर आप क्वार्टरली भी कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं। तो वो हमारा मॉडल है। और आप जैसे मान लो आप क्वार्टरली पे करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है, ईयरली करते हैं तो और डिस्काउंट मिलता है, 3 ईयरली करते हैं तो और डिस्काउंट मिलता है। तो पर ये पर कैमरा बेसिस है। और आप 2 मॉड्यूल है हमारे, एक सिक्योरिटी का मॉड्यूल है जिसमें मैंने बताया सारा फेशियल रिकॉग्निशन या वायलेंस डिटेक्शन या क्लीनिंग, झाड़ू लगा कि नहीं लगा, ये सारी चीज़ें हैं उसमें। दूसरा हमारा है एनालिटिक्स है मोस्टली कि कितने लोग आए, किस एरिया में गए,
किस एरिया में ज़्यादा इंगेजमेंट रहा विद द कस्टमर, क्यू टाइम कितना है मेरे, मान लो आपको एक रिटेल स्टोर हो, लाइन लगती है, कितनी देर तक लाइन लगती है। तो वो सारी एनालिसिस एनालिटिक्स का है। तो बेस्ड ऑन दैट कस्टमर दोनों एक्टिव करता है, या तो कभी वो सिक्योरिटी मॉड्यूल ही सिर्फ लेता है, या कभी वो दोनों मॉड्यूल भी लेता है, एनालिटिक्स मॉड्यूल भी लेता है। तो इस प्रकार से प्राइसिंग है कि पर कैमरा मॉड्यूल वाइज कॉस्टिंग होती है पर मंथ या क्वार्टर, जैसा मैंने बताया। तो ये हमारा प्राइसिंग मॉडल है। बिल्कुल। एंड वैल्यूएशन अभी अगर आप शेयर करना चाहें तो? वैल्यूएशन अभी हम 400 करोड़ के आसपास की वैल्यूएशन पे हैं। हम बेसिकली हो सकता है कि हमारी वैल्यूएशन थोड़ा और बढ़े, बिकॉज एआई इज नाउ अ ट्रेंडिंग थिंग। बट जो हमारी करंट वैल्यूएशन है वो करीब करीब 400 करोड़ के आसपास है। ओके, और नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट सिर्फ वैल्यूएशन नहीं हम चाहते हैं कि हम 400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करें अगले 2 साल में। हम अभी 40 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे हैं और हम प्रॉफिटेबल स्टार्टअप हैं। शायद एआई में प्रॉफिटेबिलिटी बोलना एक बहुत ही टैबू वर्ड है, पर हम अकेले कुछ एआई स्टार्टअप्स में से हैं जो इंडिया में प्रॉफिटेबल हैं और गुड मार्जिन से, मतलब हम 15% 10% EBITDA से हम प्रॉफिटेबल हैं। और इसके अलावा ऑफकोर्स 40 करोड़ जैसा मैंने बताया कि हम ARR कर रहे हैं, रिकरिंग रेवेन्यू कर रहे हैं, मतलब ये रेवेन्यू रिकरिंग है, सॉफ्टवेयर के फील्ड में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये। और टारगेट हमारा है कि अगले 2 साल में इस रेवेन्यू को 400 करोड़ तक पहुंचाया जाए। तो 400 करोड़ का सिर्फ वैल्यूएशन ना हो, बल्कि 400 करोड़ की रेवेन्यू हो। बिल्कुल। एंड अतुल, जो स्टार्टिंग में जब स्टेक्यू की शुरुआत की उस दौरान फंडिंग कैसी थी, कैसे फंडिंग हुई इसकी? तो हमें जो सबसे पहली फंडिंग मिली, हमने 2015 में स्टार्ट किया, 2016 में हमें 3 करोड़ रुपए मिले। 2016 से लेके 2022 तक हमें कोई फंडिंग नहीं मिली। हम बिना फंडिंग के बूटस्ट्रैप अपना प्रोडक्ट बिल्ड करते रहे, हम लगातार उस पर काम करते रहे। और जो हमारा रेवेन्यू वही रोज कुआं खोदिए रोज पानी जनरेट करिए वाला कहानी था हमारे साथ। तो हमने उसी प्रकार से अपने प्रोडक्ट से ही हमने रेवेन्यू जनरेट किया और लगातार प्रोडक्ट बिल्ड करते गए। और आज के टाइम में हम इंडिया के लीडिंग या स्टार्टअप हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे टॉप गवर्नमेंट एजेंसीज हो, चाहे टॉप रिटेल या मैन्युफैक्चरिंग या एंटरप्राइज, चाहे वो अदानी पावर हो, चाहे वो रेमंड जैसी कंपनी हो, चाहे वो मेट्रो ब्रांड हो, या आप किसी भी बड़े नेक्सस मॉल हो, जो भी आप बड़े ब्रांड ले सकते हैं, ये सब लोग जारविस यूज करते हैं फॉर देयर एनालिटिक्स एंड ऑफ कोर्स सिक्योरिटी एंड सेफ्टी। ओके। G20 समिट की बात करें, राम मंदिर जैसे बड़े जो आयोजन हुए उस दौरान टेक्नोलॉजी डिप्लॉय आपने की, उस दौरान कितना डिफरेंट एक्सपीरियंस आपका रहा और कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स उस दौरान आई लोगों को जो स्टेक्यू की तरफ से सॉल्व करने की कोशिश की गई? तो जैसे अभी 2-3 बड़े इवेंट, जो सबसे बड़े इवेंट किया, अयोध्या इनॉग्रेशन अपने आप में बड़ा था, क्योंकि ऐतिहासिक समय 400 साल बाद ऐसा बताया गया कि मंदिर को फिर से निर्माण किया गया, उसकी शुरुआत करने आए। तो उसमें करीब करीब 80,000 या 90,000 का फुटफॉल उस एरिया में होना था, जो सड़क जाती है, जिसको हम शायद लता मंगेशकर मार्ग बोलते हैं, जो मंदिर और पानगढ़ी को जोड़ती है। तो ऐसे में उसकी मॉनिटरिंग सिक्योरिटी की थी, बहुत सारे टेरर थ्रेट भी थे अयोध्या पे उस टाइम। तो उसमें रिवर्स फेशियल रिकॉग्निशन, मतलब आपके पास एक चेहरा है, आप उसको डालें और भीड़ में जहाँ जहाँ दिखा है वो अलर्ट आ जाए। कोई फेक नंबर प्लेट लेके व्हीकल घुसता है उस भीड़ में तो हमें अलर्ट आ जाए। मतलब कुछ ऐसे हमने टेक्नोलॉजी उसमें पुट करी जो पहले वीडियो एनालिटिक्स में थ्रू आउट द वर्ल्ड नहीं होती थी। जैसे रिवर्स फेशियल रिकॉग्निशन एक हमारा टेक था, या चाहे एट्रीब्यूट बेस्ड सर्च। आप पूरी 80,000 की भीड़ में आप चाहते हैं कोई व्हाइट शर्ट ब्लू पैंट और लेट्स से व्हाइट शूज पहन के घूम रहा है और वो एट्रीब्यूट आप टाइप करते हैं तो आप सर्च करके वो वीडियो फीड ले लें। तो ये टेक्नोलॉजी हमने उस टाइम डिप्लॉय करी, ना ही मतलब कि जस्ट अयोध्या, बल्कि अभी हमने रिसेंटली RCB जो कि इस साल का IPL विनर भी है, वो हमारा पार्टनर था। हम उनकी सिक्योरिटी देख रहे थे चिन्ना स्वामी स्टेडियम की। तो वहाँ पे भी हमने इसको डिप्लॉय किया, बल्कि डिप्लॉय ही नहीं किया, 21 क्रिमिनल्स भी आइडेंटिफाई किए जो उन्होंने फ़ोन चोरी किया था। शायद भारत में पहली बार हुआ होगा कि किसी भीड़ में 21 या 30 फ़ोन गायब हुए होंगे और हमने क्रिमिनल्स पकड़ के फ़ोन बरामद कर लिया हो। तो इस प्रकार से हमारा टेक्नोलॉजी इम्पैक्ट क्रिएट करता है और ये प्रूवन है, बिकॉज ये सारी चीज़ें जनता के सामने मतलब ओपन सोर्स में इंफॉर्मेशन हैं कि कैसे हमने इम्पैक्ट क्रिएट किया, कैसे एक इंडियन कंपनी एक ग्लोबल इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। तो हम सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि हम मिडिल ईस्ट के बड़े देशों में, पोर्से हमारा कस्टमर है, डंकिन डोनट हमारा कस्टमर है मिडिल ईस्ट में, और इसके अलावा अमेरिका में भी हम एंट्री कर रहे हैं। तो भारतीय कंपनी जो भारत में सॉफ्टवेयर बना रही है, AI बना रही है, वो एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रही है, ना तो लैंग्वेज मॉडल के लेयर पे काम कर रही है, बल्कि एप्लीकेशन लेयर पे काम कर रही है और ग्लोबल जा रही है और इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। तो इस बात पे हम वी फील प्राउड फॉर आवर सेल्फ कि हम लोग कुछ इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, चाहे हम भारतीय जनता के लिए कर रहे हो, चाहे एक किसी सिक्योरिटी सेफ्टी से रिलेटेड हो, या इनसाइट्स जनरेशन से एनालिटिक्स से रिलेटेड चीज़ों को पे हो।
बिल्कुल। अभी हम देखते हैं कि इंडिया की अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने बाहर से पढ़ाई की हुई है, अगर कोई बच्चा 12th के बाद अगर इंडिया में अपना जो एआई में ही अपना करियर जो है वो डेवलप करना चाहता है, ग्रो करना चाहता है, तो क्या उसके पास इंडिया में ऑप्शंस हैं अभी भी? जब मैंने पढ़ाई करी थी 2011-12 में, तब कठिन इसलिए था, तो भारत के लिए नहीं पर दुनिया के लिए कठिन था। एआई बहुत नया डोमेन था, मतलब उसने एआई को रोबोट समझा। रोबोटिक्स और एआई आपस में इंटर मिंगल्ड, आप बोलो कि लोग उसमें कंफ्यूज करते थे। आज अच्छी बात है कि एआई डेमोक्रेटाइज हुआ है, इंफॉर्मेशन टेक डेमोक्रेटाइज हुआ है। मतलब आज इंडिया में बैठे बैठे आप बहुत सारी वीडियो से एआई सीख सकते हैं, या बहुत अच्छे कॉलेजेज, आईआईटी दिल्ली हुआ, आईआईटी मद्रास हुआ, या ठीक है आईआईटी तो चलो एक होता है, कंपटीशन से जाना होता है। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत अच्छा कोर्सेज एआई में दे रहे हैं। तो एआई अब वो चीज़ नहीं रही कि आप ग्लोबली जाके ही सीख सकते हैं। जैसे जैसे डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ, वैसे वैसे लोग अब कहीं बैठ के एआई सीख सकते हैं। और अच्छी बात है कि काफ़ी अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स हैं। और अब वो जो एक बोलते हैं आपकी मोड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो था, वो ख़त्म हो चुका है। आप कहीं से बैठ के, और जीपीटी जैसी चीज़ें भी हो सकती है, तो आप क्वेरीज भी कर सकते हैं कि मुझे इस बात को थोड़ा आसान भाषा में समझना है। हम लोग टाइम में ये कठिन था, जब हम एआई सीख रहे थे, जो मेरे समय के सारे लोग जो एआई कर रहे थे। बट अभी तो आसान है, और भारत में तब जॉब भी नहीं थी एआई के लिए। तो आज आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, और बहुत सारी कंपनीज जो एआई में काम कर रही हैं, तो आपको नौकरी भी मिल सकती है। और भारत ओवरऑल एक ऐसा मार्केट है जहां दुनिया जिसकी तरफ देख रही है, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे मिडिल ईस्ट हो, सब भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि भारत बड़ा। तो आज भारत जहाँ है, शायद भारत आज से 30 साल बाद भारत दुनिया का अमेरिका होगा, या दुनिया का चीन होगा। तो लोग, भारत जो आज एआई सीख रहा है, आज इस फील्ड में काम करता है, हो सकता है वो काफ़ी ग्रो कर जाए अगले 20-30 साल में। क्योंकि हमारी समस्याएं अलग हैं, हमारी प्रॉब्लम्स टेक जो चाहिए हमारे प्रॉब्लम्स के लिए, वो अलग हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एआई डोमेन में, क्योंकि भारत, जैसा मैंने बताया, कैमरा में ही, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, सिर्फ 3% पेनिट्रेशन है एआई का, 97% मार्केट बचा हुआ है। तो इस प्रकार से मुझे ये लगता है कि एआई भारत में सीखना आसान है, इम्प्लीमेंट करना आसान है, और आपको ग्रो करना भी आसान है। बिल्कुल। अच्छा, एआई स्टार्टअप्स के लिए टेक्नोलॉजी बनाना ज़्यादा मुश्किल है या फिर मार्केट ऑप्शंस को हासिल करना? मार्केट ऑप्शंस को मैंने बताया ना कि आज के टाइम में इंफॉर्मेशन डेमोक्रेटाइज हो चुका है। सबको पता है कि ट्रांसफॉर्मर यूज करके एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल ट्रेन किया जा सकता है। जिसके पास बहुत पैसा है, जीपीयू है, वो सब लोग एआई ट्रेन कर सकते हैं। राइट। बात यह है कि आप उसको मोनेटाइज कर पाएंगे कि नहीं, उस पर बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। कि प्रॉब्लम क्या है कि आज का एआई बहुत महंगा एआई है। आप चैट जीपीटी या ऐसे कोई भी टूल यूज करते हैं, तो आप महीने का बहुत पैसा देते हैं। बहुत सारे रिसेंटली कंपनीज ने बहुत सारे एआई कंपनीज के टोकन्स या उनके सिस्टम को बंद किया है, क्योंकि बहुत पैसा खर्च हो रहा था उनका। तो इसका मतलब है कि कस्टमर बहुत ही ज़्यादा वो है कि हम पैसा कम देना पड़े, पर एक्यूरेसी या जो क्वालिटी है वो हाई मिले। और ये ग्लोबल वो है कि तो ऐसे में इंडियन कंपनीज ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं, क्योंकि जब आप एक लिमिटेड रिसोर्स में, कुछ रिसोर्स में रिसर्च करते हैं, तो आप कुछ बहुत पावरफुल बनाते हैं। अमेरिका के पास बहुत पैसा है, तो एआई भी उन्होंने बहुत पैसे वाली ही बनाई है, कैपिटलिस्ट एआई बनाई है। आपको बहुत जीपीयू चाहिए, उसमें बहुत सारा डेटा चाहिए। इंडिया में क्या है कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज टू रिसर्च रीडिज़ाइन द एआई। तो इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि हम शायद अकेले एआई स्टार्टअप में जो हम प्रॉफिटेबल हैं, क्योंकि हमने इंडिया के हिसाब से इंडिया में कस्टमाइज किया जो कस्टमर को चाहिए, और इम्पैक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं। हमारे एग्जांपल्स पब्लिक में है कि हम क्रिमिनल्स भी पकड़ ले रहे हैं, हम एक स्टेडियम में हो रही चोरी को भी पकड़ ले रहे हैं, और उसमें फ़ोन या जो भी पैसे चोरी हुए हैं वो बरामद कर ले रहे हैं। तो ये भारत के लिए अच्छी बात है, और भारत के लिए अपॉर्चुनिटी है ये कि भारत ग्लोबल ट्रेंड को ना फॉलो करे, अपना एक आर&डी खुद प्रकार से करे। जहाँ पे जैसे अभी चाइना ने डीप सीक के टाइम में किया, आपने देखा होगा, तो वैसा भारत के लिए भी डीप सीक मूवमेंट अभी शायद आएगा, और वो एक बड़ा मूवमेंट होगा भारत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल अतुल, एक आखिरी क्वेश्चन कि अगर एआई इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया का अगला ग्रोथ इंजन बनता है, तो इसमें स्टैक्यू खुद को कहाँ देखता है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टैक्यू एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा, बिकॉज हम सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं, हम अब कुछ ही दिनों में अपना हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन लेके आने वाले हैं, जिससे कि डेमोक्रेटाइज किया जा सके पूरे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर को मेरे डोमेन में। ऑफकोर्स अलग अलग तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही ब्रॉड टर्म है। इंफ्रास्ट्रक्चर एक सर्वर भी हो सकता है, एक आप देखेंगे तो बहुत सारे चिप मेकिंग भी भारत में हो रही है, सेमीकंडक्टर्स पे काम हो रहा है। तो हम लोग जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, हमारा बहुत ही एप्लीकेशन लेयर पे काम करने वाला वो है। तो वहाँ पे शायद हम कैमरा या इस टाइप की जो भी हार्डवेयर है उसमें इनबिल्ट सॉफ्टवेयर लेके आ जाएं। इस पे हम काम कर रहे हैं, जिससे एक आम आदमी जो अपने घर में बैठा है वो भी सिक्योर फील करे, उसको भी कोई ऐसा लगे कि कोई थ्रेट है तो उसको हेल्प मिल पाए।
क्योंकि भारत एक बहुत ही बड़ा देश है और इसमें सिर्फ पुलिस या सिक्योरिटी गार्ड से आप सॉल्व नहीं कर सकते। एक तरीके का इसमें ऑटोमेशन चाहिए कि लोग इसके रिपरकशन को समझें कि अगर कोई सिक्योरिटी ब्रीच करेगा, किसी को परेशान करेगा, तो AI कैन असिस्ट देम। तो वो एक चीज़ है जो हमें एक तरीके से हमें लगता है कि भारत में रिवोल्यूशनाइज करने की ज़रूरत है। रोटी कपड़ा मकान के बाद सुरक्षा आती है, और सुरक्षा क्षेत्र में हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं कि एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज लेके आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल अतुल, एंड इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। Thank you very much, Anjali, for inviting, and thank you very much for the whole Amar Ujala team. Thank you very much. Thanks. तो चलिए अब बढ़ते हैं शो के आखिरी सेगमेंट पॉलिसी डिकोड की ओर। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए केंद्र और अलग अलग राज्य सरकारें नई नीतियां ला रही हैं। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी की। क्या है हिमाचल प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी, वो जान लेते हैं। देखिए, हिमाचल सरकार की स्टार्टअप और इनोवेशन ये योजना है और युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहन इसमें दिया जाता है। तो क्या ये पॉलिसी है वो पहले आप समझ लीजिए। युवाओं को अपना स्टार्टअप शुरू करने का जो प्रोत्साहन है, यानी कि उनको मोटिवेट किया जाता है। टेक्नोलॉजी आधारित बिजनेस को बढ़ावा इसमें मिलता है। इसके अलावा IT, एग्रीकल्चर, पर्यटन और हेल्थ केयर जैसे सेक्टर्स पर फोकस इसमें रहता है। वहीं हिमाचल प्रदेश के स्टार्टअप पॉलिसी के फायदे आखिरकार क्या हैं, अब वो समझ लीजिए, क्योंकि हर एक पॉलिसी के फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, कुछ फायदे होते हैं। फायदे हम आपको बता रहे हैं। 25 लाख तक फंडिंग की जो सहायता है वो इसमें दी जाती है। 25,000 प्रति माह 1 साल तक सहायता राशि मिलती है। प्रोडक्ट लॉन्च के लिए 10 लाख तक की मदद इसमें दी जाएगी। वहीं विदेशी पेटेंट के लिए भी 10 लाख तक सहायता मिलती है। भारतीय पेटेंट के लिए 2 लाख तक की सहायता है और स्टैंप ड्यूटी में 100% छूट है। राज्य का 10 करोड़ का वेंचर फंड भी इसमें दिया गया है। अब देखिए, इसमें अप्लाई जो है वो कौन कर सकता है वो भी जान लीजिए। DPIIT से मान्यता प्राप्त आपका स्टार्टअप जो है वो होना चाहिए। इसके अलावा हिमाचल में काम कर रहे जो स्टार्टअप्स हैं, यानी कि अगर आप हिमाचल में रह रहे हैं, आपका जो स्टार्टअप है वो हिमाचल प्रदेश में है, तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई करिए। IT, पर्यटन, कृषि और फूड प्रोसेसिंग, हेल्थ केयर, बायोटेक जैसे जो सेक्टर्स हैं उसमें अगर आपका स्टार्टअप आता है तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। माइक्रो और स्मॉल बिजनेस कैटेगरी के जो स्टार्टअप हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, कैसे आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। स्टार्टअप हिमाचल पोर्टल पर आपको आवेदन करना है। तो हिमाचल सरकार का जो पोर्टल है स्टार्टअप का, उस पर आपको जाना है। वहां पर आपको रजिस्टर करना है, अपना आइडिया और बिजनेस विवरण वहां पर आपको जमा करना है। इसके अलावा होस्ट इंस्टीट्यूशन द्वारा मूल्यांकन जो है वो किया जाएगा। वहीं मंजूरी मिलने पर फंडिंग आपको मिलेगी, मेंटोरशिप आपको दी जाएगी और कार्यस्थल की सुविधा भी आपको दी जाएगी। यानी हिमाचल प्रदेश की स्टार्टअप पॉलिसी सिर्फ फंडिंग ही नहीं बल्कि आइडिया से लेकर बिजनेस बनाने तक हर स्तर पर सहायता देने का दावा करती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये जो शो है वो अच्छा लगा होगा। आपके मन में स्टार्टअप से जुड़ा कोई भी सवाल या क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ आज के लेट्स स्टार्ट दी स्टार्टअप शो में बस इतना ही।